कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जिसे मिट्टी में दफना दिया गया, जो आग की लपटों में झुलसी, जिसे कीड़ों ने कुतरा और जिसे वक्त की बेरहम लहरों ने लगभग मिटा दिया। लेकिन फिर भी वो किताब हजारों सालों का सफर तय करके आज आपके हाथों में है। क्या कोई कहानी सचमुच इंसान को अमर बना सकती है? क्या शब्द हमें मौत के उस पार ले जा सकते हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसी जादुई यात्रा पर निकलने वाले हैं जो कॉन्स्टेंटिनोपल की प्राचीन और ऊंची दीवारों से शुरू होती है, आज के समय की एक छोटी सी अमेरिकी लाइब्रेरी से गुजरती है और भविष्य के एक विशालकाय स्पेसशिप तक पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एंथनी डोएरा की कालजयी रचना क्लाउड कुकलू लैंड की। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह किताबों के नाम एक प्रेम पत्र है। यह उन लोगों की कहानी है जो अपने समय में अकेले थे, डरे हुए थे और समाज से कटे हुए थे। लेकिन एक फटी पुरानी कहानी ने उनके बीच एक ऐसा पुल बना दिया जिसे समय भी नहीं तोड़ सका। आज के इस वीडियो में हम इस किताब की जटिल परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे 5 अलग-अलग जिंदगियां एक ही धागे से बंधी हुई हैं। चलिए, समय के इस जादुई चक्र को घुमाते हैं। कहानी का पहला सिरा जुड़ा है इतिहास के एक बहुत बड़े और खूनी मोड़ से। 1453 का साल, जब महान कॉन्स्टेंटिनोपल के दिन गिनती के रह गए थे। यहाँ हमारी मुलाकात होती है दो ऐसे बच्चों से जो तकदीर के दो अलग-अलग किनारों पर खड़े हैं। अन्ना शहर की दीवारों के अंदर रहने वाली एक अनाथ लड़की है। वह एक कढ़ाई करने वाली वर्कशॉप में काम करती है। उसका जीवन धागों और सुइयों के बीच सिमटा है, लेकिन उसका मन उन पुराने पन्नों में बसता है जिन्हें पढ़ना उस दौर में लड़कियों के लिए वर्जित था। अन्ना चोरी छिपे पढ़ना सीखती है। एक दिन उसे एक पुरानी पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जो धूल से सनी हुई है। यह कहानी है एथॉन नाम के एक गडरिये की, जो एक बेवकूफ लेकिन मासूम इंसान है और वह एक पक्षी बनकर स्वर्ग के शहर क्लाउड कुकू लैंड में जाना चाहता है। अन्ना के लिए यह कहानी उस कैद से बचने का एकमात्र रास्ता है। जब शहर पर उस्मानी सेना हमला करती है तो अन्ना के पास गहने या दौलत बचाने का वक्त नहीं होता। वह उस पुरानी किताब को अपने सीने से लगा लेती है। वह जानती है कि अगर यह पन्ने जल गए तो एथॉन हमेशा के लिए मर जाएगा। शहर की दीवारों के दूसरी तरफ सुल्तान की विशाल सेना के कैंप में एक लड़का है, ओमीर। ओमीर के होंठ जन्म से कटे हुए हैं, जिसे उस द्वार का समाज एक शैतानी शाप मानता है। वह मासूम है, उसे युद्ध से नफरत है और उसे जानवरों से गहरा लगाव है। उसे जबरदस्ती सेना में शामिल किया जाता है ताकि वह उन विशाल बैलों की देखभाल कर सके जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप को खींच रहे हैं। वो तोप जो कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को मलबे में बदलने वाली है। ओमीर की पीड़ा हमें दिखाती है कि युद्ध में सिर्फ इंसान नहीं मरते, बल्कि मासूमियत और प्रकृति भी कुचली जाती है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें गिरती हैं, चीख पुकार मचती है और शहर राख होने लगता है, तब अन्ना और ओमीर की मुलाकात एक जंगल के रास्ते में होती है। अन्ना भाग रही है और ओमीर सेना छोड़कर घर लौटना चाहता है। दो टूटे हुए दिल, एक जलता हुआ इतिहास और उनके बीच एक अधूरी कहानी। अन्ना वह किताब ओमीर को दिखाती है और ओमीर उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है। यहीं से वह कहानी सदियों के सफर पर निकल पड़ती है। अब समय एक लंबी छलांग लगाता है और हम पहुंचते हैं आज के युग में, अमेरिका के आइडाहो राज्य के एक छोटे से शांत शहर में। यहाँ एक लाइब्रेरी है जहाँ 5 बच्चे एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। यह नाटक कोई और नहीं बल्कि वही एथॉन की कहानी है जिसे अन्ना ने हजारों साल पहले बचाया था। इस हिस्से का नायक है जीनो, एक 80 साल का बुजुर्ग। जीनो का जीवन दुखों और पछतावे से भरा रहा है। वह कोरियन वॉर का सिपाही रह चुका है, जहां उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। युद्ध से लौटने के बाद जीनो ने अपना पूरा जीवन उस प्राचीन ग्रीक कहानी क्लाउड कुकू लैंड का अनुवाद, ट्रांसलेशन करने में लगा दिया। वह उन फटे हुए पन्नों को जोड़ता है, शब्दों के अर्थ ढूंढता है और उन बच्चों को उस नाटक के जरिए यह समझाना चाहता है कि कहानियां हमें कैसे जिंदा रखती हैं। जीनो खुद को एक असफल इंसान मानता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह इतिहास की एक बहुत बड़ी कड़ी को टूटने से बचा रहा है। इसी शहर में एक 17 साल का लड़का है, सीमोर। सीमोर एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चा है। उसे शोर से नफरत है, वह भीड़ में घबरा जाता है, लेकिन वह प्रकृति की आवाजों को बहुत गहराई से समझता है।
उसका सबसे अच्छा दोस्त एक उल्लू था और उसका घर वह जंगल था जो लाइब्रेरी के पीछे था। जब बिल्डर्स उस जंगल को काटकर वहां कंक्रीट की इमारतें बनाने लगते हैं, तो सीमोर का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि दुनिया बहुत बेरहम है और इसे सबक सिखाना जरूरी है। वह एक कट्टरपंथी ऑनलाइन ग्रुप के प्रभाव में आ जाता है और उसी लाइब्रेरी में बम धमाका करने की योजना बनाता है, जहां जीनो बच्चों के साथ नाटक कर रहा है। यहाँ कहानी में एक जबरदस्त तनाव, टेंशन पैदा होता है। एक तरफ जीनो है जो शब्दों के जरिए शांति और ज्ञान बांट रहा है, और दूसरी तरफ सीमोर है जो उसी ज्ञान के मंदिर को उड़ा देना चाहता है। क्या एक प्राचीन कहानी एक आधुनिक आतंकवादी हमले को रोक पाएगी? डोयर यहां हमें दिखाते हैं कि कैसे अकेलापन इंसान को या तो सृजन, क्रिएशन की ओर ले जाता है, या विनाश, डिस्ट्रक्शन की ओर। कहानी का तीसरा हिस्सा हमें ले जाता है भविष्य में। पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। प्रदूषण और लालच ने उसे खत्म कर दिया है। मानवता की आखिरी उम्मीद एक विशाल इंटरस्टेलर स्पेसशिप है जिसका नाम है आर्गोस। यह जहाज एक नए रहने लायक ग्रह बीटा ऑरिगे की तलाश में सदियों लंबी यात्रा पर है। कॉन्स्टेंस इस जहाज पर पैदा हुई है। उसने कभी पृथ्वी की मिट्टी नहीं छुई, कभी असली सूरज की गर्मी महसूस नहीं की। वह एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां सब कुछ कृत्रिम, आर्टिफिशियल है। जहाज का एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर, जिसे साइबिल साइबिल कहा जाता है, उसे दुनिया भर का ज्ञान देता है। कॉन्स्टेंस के पिता उसे बचपन में वही पुरानी कहानी सुनाते थे, एथॉन की कहानी। जहाज पर एक अज्ञात वायरस फैल जाता है और कॉन्स्टेंस के माता पिता की मौत हो जाती है। वह खुद को एक छोटे से सुरक्षा कक्ष, वॉल्ट में बंद कर लेती है। उसके पास खाने के लिए बहुत कम रसद है और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका है। उसके पास केवल एक चीज है, उसके पिता द्वारा लिखे गए नोट्स और वह कहानी जो सदियों पहले एक अनाथ लड़की ने बचाई थी। कॉन्स्टेंस उन पहेलियों को सुलझाना शुरू करती है जो इस पूरी किताब का सार हैं। उसे समझ आता है कि क्लाउड कुकू लैंड, आसमान का वो स्वर्ग, कोई ग्रह नहीं है, बल्कि वह एहसास है जो हम पीछे छोड़ आए हैं। अब बात करते हैं उस मूल कहानी की जो इन तीनों युगों को जोड़ती है। यह कहानी एंटोनियस डायोजनीज नाम के एक प्राचीन ग्रीक लेखक ने लिखी थी। एथॉन एक गडरिया है जो अपनी गरीबी और दुखों से तंग आ चुका है। वह उड़कर उस जादुई शहर में जाना चाहता है जहां न कोई काम करना पड़ता है, न कोई मरता है। अपनी इस यात्रा में वह जादू के जरिए अलग अलग रूपों में बदलता है। गधा, वह पहले एक गधा बनता है और भारी बोझ ढोते हुए दुनिया की क्रूरता को समझता है। मछली, फिर वह एक मछली बनता है और समुद्र की असीम गहराइयों में ज्ञान की तलाश करता है। कौआ, अंत में वह एक कौआ, क्रॉ बनकर बादलों के उस जादुई शहर क्लाउड कुकू लैंड में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक कड़वा सच पता चलता है। वह शहर सोने का बना है, वहां सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वहां जीवन नहीं है। वहां कोई कहानी नहीं है क्योंकि वहां कोई दुख नहीं है। एथॉन को अपनी पृथ्वी की धूल, अपने परिवार की कमी और यहां तक कि अपने दुखों की याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस स्वर्ग की तलाश में उसने अपनी जिंदगी लगा दी, वह असल में उसका घर ही था। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उस चीज को खो देते हैं जो सबसे कीमती है। एंथनी डोयर ने इस उपन्यास में कई गंभीर विषयों को पिरोया है, जिन्हें समझना एक पाठक और दर्शक के लिए बहुत जरूरी है। पहली, संरक्षण की शक्ति, द पावर ऑफ प्रिजर्वेशन। यह किताब उन गुमनाम नायकों को सलाम करती है जिन्होंने इतिहास को बचाया। अन्ना ने पांडुलिपि को आग से बचाया, ओमीर ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, मध्यकालीन पादरियों ने उसे कॉपी किया, जीनो ने उसे अनुवाद किया और कॉन्स्टेंस ने उसे अंतरिक्ष में जिंदा रखा। यह हमें बताता है कि हम जो आज पढ़ रहे हैं वह हजारों लोगों के त्याग का नतीजा है। दूसरी, अकेलापन और संबंध, आइसोलेशन एंड कनेक्टिविटी। किताब के सभी मुख्य पात्र, अन्ना, ओमीर, जीनो, सीमोर और कॉन्स्टेंस, अपने अपने समाज में आउटसाइडर्स हैं, लेकिन वे एक कहानी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें सिखाता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते अगर हमारे पास एक अच्छी किताब है। तीसरी, प्रकृति और पर्यावरण, द एनवायरनमेंटल मैसेज। सीमोर की कहानी के माध्यम से लेखक हमें चेतावनी देते हैं।
हम तकनीक और विकास की अंधी दौड़ में अपने असली क्लाउड कुकू लैंड यानी पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। भविष्य में कॉन्स्टेंस का स्पेसशिप में बंद होना हमारे आज के कर्मों का फल है। दोस्तों, क्लाउड कुकलू लैंड एक बहुत बड़ा अनुभव है। यह हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर मर सकता है, सभ्यताएं मिट सकती हैं, शहर राख हो सकते हैं, लेकिन एक विचार या एक कहानी अमर होती है। अन्ना की वह पुरानी पांडुलिपि सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, वो एक मशाल थी। उस मशाल को अन्ना ने ओमीर को थमाया, ओमीर ने वक्त को, वक्त ने जीनो को, जीनो ने सीमोर को, उसे सुधारने के लिए, और अंत में जीनो ने ही उसे कॉन्स्टेंस तक पहुंचाया। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही विशाल कहानी के छोटे छोटे हिस्से हैं। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसने आपको मुश्किल वक्त में सहारा दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा पढ़े गए शब्द हजारों साल पुराने किसी इंसान के दिमाग की उपज हैं जो आज आपके अंदर धड़क रहे हैं? सर्कस खत्म हो सकते हैं, दीवारें गिर सकती हैं और ग्रह नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक एक इंसान दूसरे इंसान को कहानी सुना रहा है, तब तक इंसानियत जिंदा है। क्लाउड कुकू लैंड हमें वह खिड़की देती है जहां से हम कल, आज और आने वाले कल को एक साथ देख सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि कहानियां हमें बचा सकती हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको एंथनी डोयर की इस महागाथा की समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो गहराई से सोचना पसंद करते हैं। याद रखिए, आप जो आज पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो आने वाली सदियों की उम्मीद बन जाए। पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए और अपनी कहानी लिखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।